हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी फाइन होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है और उस सफिशिएंट टाइम का आपको यूज़ करना चाहिए। तो जीके सीरीज़ के अंदर हमने सॉइल्स को लेकर जो सीरीज़ शुरू कर रखी थी, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सोइल भी कहते हैं, और यह मिट्टी अपने इंडिया अर्थात भारत के सबसे बड़े एरिया क्षेत्रफल में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है भारत में, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद अगला स्थान है लाल मिट्टी, उसके बाद है काली मिट्टी, उसके बाद है लेटराइट मिट्टी। अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखें, जलोढ़ मिट्टी 43%, लाल मिट्टी 18% और काली मिट्टी 5%, लेटराइट मिट्टी 3.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अन्य बात करें, अगर हम इसे मैप की दृष्टि से देखें, लेकिन मैप की दृष्टि से पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसे काप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। काप या कछारी मिट्टी भी इसे कहते हैं। यह लगभग 43% भाग पर फैली हुई है, अर्थात भारत में यह लगभग 43% भाग पर फैली हुई है। यह नदियों द्वारा लाई गई है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो भारत के मैदानी व तटीय भागों में पाई जाती है। मुख्य रूप से यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो भारत के मैदानी व तटीय भागों में पाई जाती है। इसको आप देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं। जैसा भी मेरे से मैप बना है, बेस्ट बनाने की कोशिश की मैंने। तो ये अपना भारत का मैप है। भारत के मैप की हम बात करें तो यहाँ पर ये उत्तर भारत का मैदान है। ये उत्तर भारत का मैदान क्षेत्र है। उत्तर भारत का मैदान, मुख्य रूप से ये मिट्टी उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में, अर्थात यहाँ से सतलज नदी का जो मैदान है, सतलज नदी यहाँ से फ्लो करती हुई आगे पाकिस्तान में बहती है। तो सतलज नदी के मैदान से लेकर अगर आगे ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आगे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान अर्थात असम मुख्य रूप से एक मैदानी प्रदेश है। यहाँ जो असम है, असम के इस मैदान के अंदर यहाँ तक ये नदी, यहाँ तक ये मैदान उत्तर भारत का मैदान है। और ये उत्तर भारत का जो मैदान है भारत में, ये सबसे उपजाऊ प्रदेश है, अर्थात सबसे अधिक प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें तो ये मैदान है। क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जो हिमालय से नदी निकलती हैं, उनके द्वारा हिमालय पर्वतों को काटकर बालू मिट्टी या अन्य उपजाऊ पदार्थों को अपने साथ लेकर आती हैं, और इन उपजाऊ पदार्थों को इस मैदानों में बिछा दिया जाता है, निक्षेपण कर दिया जाता है। निक्षेपण का मतलब होता है इन मैदानों के अंदर उस मिट्टी को बिल्कुल एकदम से सीधा कर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है, और वो पोषक तत्व इस मैदान में मिल जाते हैं और प्रोडक्शन काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इसी मैदान के अंदर आप देखते हैं हरियाणा, पंजाब, जो हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जो बहुत ही गेहूँ की दृष्टि से बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो सारा मैदान क्षेत्र पाए जाते हैं। अगली बात हम करते हैं, ये हमारा जो मैदान है, ये पूर्वी तट है। ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। पूर्वी तट के और पश्चिमी तट के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट के अंदर हम बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, अर्थात इन नदियों के द्वारा ये जो डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पर गुजरात और केरल के इस क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाई जाती है। आगे हम इसको और देखते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, जैसे खादर व बांगर। इसी से रिलेटेड 2 चीज़ और हैं, भाबर, तराई, खादर, बांगर। इन चीज़ों का हम एक बार साथ और समझ लेते हैं। देखिए भाबर क्या होता है, जैसे आप देखते हैं, मैंने अभी बताया, तो मुख्य रूप से जो नदी होती हैं, यहाँ पर ये नदी पर्वतों से निकलती हैं, और पर्वतों से जो अधिकतर नदी निकलती हैं, मान लीजिए हिमालय पर्वत से निकलती है, तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में हमेशा पूरे वर्ष पानी बहता रहता है, क्योंकि ये हिमालय को पर्वत के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में हिमनद अर्थात बर्फ़ जमी हुई है, और वो बर्फ़ हमेशा पिघलती रहती है और पिघलकर पानी के रूप में इन नदियों में आती रहती हैं। और ये वर्ष भर यहाँ पर जो नदी बहती हैं, फ्लो करती हैं, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे सतलज हो, उनमें हमेशा पानी की मात्रा बनी रहती है, कभी उनमें पानी की मात्रा सूखती नहीं है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाबर। तो भाबर क्या होता है बच्चों, जैसे पर्वत से निकलती हैं, एकदम से जब नदी ऊपर से निकलती है, उसका बहुत तेज ढाल होता है, एकदम बहुत स्पीड होती है, और जो उसके मार्ग में आता है वो बिल्कुल उसको अपने साथ लेकर आ जाती है। लेकिन जैसे वो कंकड़, पत्थर, मिट्टी के टीले उनको लेके आती है, वो जैसे लेके आती है, तो धीरे धीरे जैसे वो ढाल को समाप्त करती है और बिल्कुल समतल प्लेन मैदान में आती है, उनको एक जगह पर उनका निक्षेपण करने लग जाती है, अर्थात उनको एक जगह पर इकट्ठा करने लग जाती है। अब नदी बह रही है, लेकिन उसने धीरे धीरे यहाँ पर निक्षेपण कर लिया, उसने अपना मार्ग रोक लिया, वो उसने अपना मार्ग को रोक लेती है और यहाँ पर कंकड़ पत्थर
जमा हो जाते हैं। जैसे वो कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, नदी यहाँ से विलुप्त हो जाती है, अर्थात नदी हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। हम सोचते हैं नदी कहाँ गई, नदी कहीं नहीं गई, इनके अंदर से नदी निकल जाती है और नदी की बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं। और जैसे ये यहाँ से निकलकर भाबर, मतलब यहाँ नदी विलुप्त हो गई, और लेकिन यहाँ से धीरे धीरे नदी आगे जाकर यहाँ प्रतीत होने लग जाती है। अर्थात जिस क्षेत्र के अंदर नदी फिर दिखाई देती है, ये दिखा कि नदी फ्लो करने लग गई, इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। तराई क्षेत्र ऐसा होता है, तराई, अरे नाम से पता है कि भाई तराई हो रही है, मतलब नहीं कहते अपने गाँव में अरे भाई तराई हो गई। तराई का मतलब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बहुत अच्छी फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। गन्ना उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा पानी है तो भैया आप धान का उत्पादन कर सकते हैं, भाई तराई है, इन फसलों को बो। तो ये जो है यहाँ पर तराई का क्षेत्र पाया जाता है। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला है इसके अंदर खादर व बांगर। खादर व बांगर, देखिए जो नदी है, ये नदी इस तरह फ्लो कर रही है, आपको देख रहे हैं यहाँ पर नदी फ्लो कर रही है, और नदी जहाँ फ्लो करती है उसके आसपास का क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र होता है, ऊंचा होता है। आप देखेंगे आपने, नदी फ्लो करती है, नदी के आसपास का क्षेत्र थोड़ा ऊपर उठा होता है, तट। तो ये जो नदी है, लेकिन वर्षा के मौसम के अंदर इस पानी के अंदर पानी का बहाव तेजी से बढ़ जाता है, और जैसे ही पानी का बहाव तेजी से बढ़ता है, पानी जो है ऊपर तटों तक बहने लग जाता है। और यहाँ पर जो भी नदियों के द्वारा जो भी कंकड़ पत्थर या अन्य मिट्टी जो भी चीज़ें लाई जाती हैं, उनको यहाँ पर तटों तक प्रवाहित कर दिया जाता है, तटों तक उसका निक्षेपण कर दिया जाता है। तो हम मुख्य रूप से पहले हम खादर को देखते हैं। खादर की मुख्य विशेषता होती है कि इसको, खादर को नवीन जलोढ़क प्रदेश कहते हैं। नवीन जलोढ़क प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि एकदम से नदी आई, अपने साथ कंकड़ पत्थर इन सब चीज़ों को लेके आई, तो नई मिट्टी लेके आई, इसलिए इसको नवीन जलोढ़क प्रदेश कह रहे हैं, क्योंकि नई मिट्टी आई है इसलिए नवीन जलोढ़क प्रदेश हो गया। सेकंड आते बाढ़ ग्रसित क्षेत्र। अभी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र कैसे, नदी का पानी आता है और बार बार कभी बाढ़ का पानी यहाँ तटों तक चढ़ जाता है, तो आप देख रहे हैं खादर को बाढ़ ग्रसित क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका अगला है नदी तट के समीप। ये जो क्षेत्र होता है खादर, ये नदी तट के समीप होती है, नदी तट है बिल्कुल इसके नज़दीक का क्षेत्र होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नदी तट के समीप कहा जाता है। और इसी को नदी के नज़दीक होने के कारण इसको निम्न बेसिन क्षेत्र भी कहा जाता है, निम्न बेसिन क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा इसके अंदर है बांगर। जो बांगर का क्षेत्र होता है, वो बांगर का क्षेत्र इस नदी से दूर होता है। क्या होता है भैया, दूर। और सबसे पहले मानसून अपने भारत में किस राज्य में आता है, केरल में आता है। और हम सोच रहे मानसून जल्दी से आ जाए, क्योंकि वर्षा को लेकर आपको पता है कितना एक्साइटमेंट होता है अपने को। वर्षा आती है, नहाते हैं, बड़ा ही अलग ही मतलब इंजॉयमेंट आता है वर्षा, और हम तो भैया बड़ा इंतजार कर रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी वर्षा आ जाए, ताकि एक लाइफ के अंदर इंजॉयमेंट आ जाए। अब हम देखते हैं बांगर को। बांगर को देखें तो ये जो है नदी तंत्र से काफ़ी दूर है, इसलिए इसको पुरानी जलोढ़क निर्मित प्रदेश कहते हैं। पुरानी जलोढ़क निर्मित प्रदेश इसको कहा जाता है, क्योंकि दूर है, इसलिए तट से दूर होता है। ये भी आप देख रहे हैं, ये तट है और ये तट से भैया ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये दूर होने के कारण इसको उच्च बेसिन क्षेत्र भी कहा जाता है। उच्च बेसिन क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, उच्च बेसिन क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण व चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है दोमट मिट्टी किसे कहते हैं, तो भैया याद रखेंगे, जब बालू के कण व चीका दोनों बराबर इक्वल मात्रा में मिल जाते हैं तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं, राइट। अब ये दोमट मिट्टी है, ये धान की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। धान की अगर आप खेती करना चाहेंगे तो बेस्ट होती है भाई साहब, एकदम बिल्कुल बेस्ट मिट्टी होती है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। मुख्य रूप से भारत में पाई जाने वाली अन्य मिट्टियों में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस देखिए हमारी, अब देखते हैं बहुत सारी जो वनस्पति होती हैं या जीव जंतु होते हैं, उनकी डेथ होने के बाद में जिस मिट्टी में गिर जाते हैं, तो वहाँ एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इनका एक प्रकार से खाद तैयार हो जाता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। यानी जो हमारी वनस्पति हैं, वनस्पतियों से जो खाद वगैरह तैयार होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, परंतु पोटास व चूने की बहुलता होती है। याद रखेंगे इस मिट्टी के अंदर, एलुवियल सॉइल के अंदर ये तत्व तो कम पाए जाते हैं, लेकिन पोटास व चूने की बहुलता होती है, अर्थात ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप मिट्टी करें तो मैंने पहले भी कहा था कि ये सबसे बड़े क्षेत्रफल में पाई जाती है और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। गेहूं, धान, मक्का, तिलहन व दलहन आदि की फसलें उगाई जाती हैं। अब मैं डियर स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक तो लाइक ज़रूर कर दें। सेकेंडली आपको क्या करना है,
सेकेंडली आपको सब्सक्राइब करना है। क्योंकि सब्सक्राइब क्यों करें, प्रश्न भी पैदा होता है। देखिए सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि सभी बोलते हैं सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होगा, हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो हार्ड वर्किंग किया जा रहा है, जो एफर्ट्स किया जा रहा है, वो सभी तक आगे तक पहुँचे। और आगे तक कौन पहुँचाएंगे, आगे तक आप पहुँचाएंगे। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे या उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक वो एफर्ट्स कहाँ तक आगे तक कैसे जाएगा। तो कम से कम इस कड़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी ही है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। वंदे मातरम।